नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं कंप्यूटर का जो सामान्य ज्ञान का सीरीज चल रहा है, 5वां वीडियो है। यानी कि कंप्यूटर का जो विकास संबंधी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसका जो पीढ़ी है वहाँ क्वेश्चन आंसर को आज देखेंगे और यहाँ जो है थ्योरी में पढ़ने वाला है, क्योंकि छात्रावास का जो अधीक्षक का सीरीज चल रहा है, इसमें जो है 50 अंकों का प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें 25 अंक लाना अनिवार्य है। तो फिर हम लोग इसका बेसिक से देख रहे हैं, इसका थ्योरी स्टाइल में देख रहे हैं, ताकि हम अच्छे से समझ सकें और आगामी जो एग्ज़ाम है उसमें अपना प्रदर्शन अच्छा कर सकें। ठीक है? तो फिर अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना, वहाँ से आप लोगों को फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर सर्वप्रथम देखते हैं कंप्यूटर पीढ़ी। तो कंप्यूटर की पीढ़ी क्या है? कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य है सस्ता, छोटा, तेज़ और विश्वासी कंप्यूटर बनाना है। ठीक है? जैसे-जैसे पीढ़ी का मतलब आगे बढ़ा है, उसमें टेक्नोलॉजी और एडवांस होते गए हैं। तो उसी को हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, सबसे पहले क्या आता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो कि 1942 से 1955 के मध्य को कहा गया है। प्रश्न कभी-कभी आता है कि प्रथम पीढ़ी के সময়काल कौन-सा है, तो 1942 से 55 की ओर। अच्छा, अब यहाँ पर कई लोगों का प्रश्न रहेगा कि सर कई लोग जो बुक में रहता है कि 1945 से 56 के बीच रहता है या 46 से 55 के बीच रहता है। तो देखो, मैं जो है आपको एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है? एनसीईआरटी बुक में लगभग 1942 से 1955 तक के बीच का जो समय है, उसे सही ठहराया गया है। यहाँ प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर के लिए इसके कहा गया है, ठीक है? तो उसी आधार पे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर देखते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग होता था। सबसे पहली बात देखो, इसका जो आकार है बहुत बड़ा होता था, ठीक है? लेकिन इसमें जो उपयोग किया जाता था वहाँ वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब का उपयोग किया जाता था। जैसे कि यहाँ पर क्या है, फ़ोटो भी मैंने आपको बता दिया, फ़ोटो भी किस तरीके से हैं। इसके बारे में है कि इसमें प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था और सीमित भंडार मुख्य भंडार क्षमता था। यानी कि इसका जो मुख्य भंडार क्षमता था, मेमोरी पावर था, वो बहुत ही सीमित था। यानी कि कुछ ही जो डाटा है उसे लोड कर पाता था। ठीक है? उसके बाद मंद गति के इनपुट आउटपुट हैं। सबसे पहली बात तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इनपुट के रूप में माउस का आविष्कार नहीं हुआ था, क्योंकि माउस का जो आविष्कार है 1977 में हुआ है। तो इसलिए जो इनपुट का जो साधन भी है वो स्लो मोशन में चल रहा था, आउटपुट का जो साधन है वो भी स्लो मोशन में ही चलता था, ठीक है? इसमें जो है निम्न स्तरीय प्रोग्राम का उपयोग किया गया था, जैसे कि मशीन लैंग्वेज कौन सा है, 0 और 1 के फार्मूला में है, असेंबली भाषा है। तो इन जो भाषा है, जो लो लेवल लैंग्वेज है, इनका उपयोग किया गया था और इसमें नियंत्रण में ताप का नियंत्रण है की असुविधा थी, यानी कि इसका जो मशीन है बहुत बड़ा होता था, ठीक है? अब जब मशीन बड़ा है तो स्वाभाविक बात है, इसमें जो है जैसे कि बिजली जा रहा है तो फिर गर्मी बहुत ज़्यादा होगा। तो इसके लिए जो है सुविधा नहीं किया गया था। मतलब इसको ठंडा रखने के लिए सुविधा नहीं किया गया था। और इसका जो गति अगर देखा जाए, 333 माइक्रोसेकंड है। 333 माइक्रोसेकंड के हिसाब से इसको बनाया गया था। इस पीढ़ी का, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ को नोट कर लेना कि प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर है वहाँ आईबीएम 650 और यूनिवेक है। क्योंकि यूनिवेक का आविष्कार हो गया था आईबीएम 650, या मार्क 1 भी रहता है, ठीक है? मार्क 1 भी इसका आंसर सही रहेगा। मार्क 1 और यूनिवेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। आप यहाँ पर फ़ोटो भी देख सकते हो। इसके बाद देखते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, जो कि 1955 से 1964 के बीच का समय है, उसे कहा गया है। इसमें जो है अब प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा द्वितीय पीढ़ी में थोड़ा-सा एडवांस हो गया। अब इसमें जो है वैक्यूम ट्यूब की जगह, निर्वात ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का उपयोग करने लगा, ठीक है? ट्रांजिस्टर यानी कि सेमीकंडक्टर से यहाँ बने होते थे और इसमें जो है प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर उपयोग करने लगा। चुंबकीय जो डिस्क है इसका उपयोग करने लगा। मुख्य भंडारण की क्षमता में वृद्धि हो गया, साथ ही इसका जो साइज़ है उसमें भी छोटे हो गया और जब साइज़ छोटे है तो गर्मी भी थोड़ा-सा कम हो गया। और इस समय जो भाषा का उपयोग करने लगा था, वहाँ कोबोल और फोरट्रान नामक यहाँ उच्च स्तरीय भाषा का विकास हो गया। कोबोल का मैंने बताया था कॉमन ओरिएंटेड बिज़नेस लैंग्वेज रहता है और एक है फोरट्रान का, तो फार्मूला ट्रांज़ैक्शन है, ठीक है? तो इस तरीके से जो कोबाल और फोरट्रान का विकसित हो गया। इसके आकार और ताप में कमी है, तीव्रता और विश्वसनीय बढ़ने लगा, जो पहले पीढ़ी की अपेक्षा इसमें तीव्र और विश्वसनीयता बढ़ने लगा, ठीक है? और इसका उपयोग है जैसे कि बिलिंग करना है, पैरेलल प्रोसेसिंग है, इन्वेंटरी का जो अपडेशन है, इनका उपयोग होने लगा। और इस पीढ़ी का जो उदाहरण है आईबीएम 1401, हनीवेल 200, सीडीसी 1604, ये इनका उदाहरण है। आप यहाँ पर देख सकते हो फ़ोटो में किस तरीके से ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता था, जो कि सेमीकंडक्टर से बना होता था, ठीक है?
अगला है यहाँ पर तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। दोस्तों ये पीढ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ये पीढ़ी से संबंधित कई क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसका उदाहरण बताओ या इसका उपयोग बताओ, इसमें कौन-सा मेमोरी पावर का उपयोग किया गया था, इस तरीके से बहुत सारे बनते हैं। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर 1965 से 74 के बीच में बना है। इसमें जो है इंटीग्रेटेड चिप का आविष्कार हो गया। इंटीग्रेटेड मतलब आईसी चिप का, और ये सिलिकॉन से बने होते था, ठीक है? सिलिकॉन से बना होता था ये। और चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडार के रूप में उपयोग होता था। अधिक लचीला इनपुट और आउटपुट हो गया। अब देखो इनपुट और आउटपुट का जो साधन है वहाँ बहुत ही ज़्यादा लचीला, यानी कि कहने का मतलब है बहुत ही सरल हो गया था। और इसमें उच्च स्तरीय भाषा का वृहद उपयोग होने लगा, और तीव्र और छोटे विश्वसनीय, यानी कि इसका जो साइज है पहले 2 पीढ़ी की अपेक्षा यहाँ बहुत ही छोटा हो गया। और इसमें रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग का उपयोग होने लगा था। इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग होने लगा। जैसे कि अभी हम इनपुट या आउटपुट को करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, अलग-अलग सॉफ्टवेयर था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें जो है तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में देखने को मिला है कि इनको नियंत्रित करने के लिए वहाँ अलग से सॉफ्टवेयर का उपयोग करने लगा था। इनका उपयोग जो है एयरलाइंस के रिजर्वेशन सिस्टम है, क्रेडिट कार्ड बिलिंग है, क्रेडिट कार्ड बिलिंग है, या मार्केटिंग फोरकास्टिंग में इसका उपयोग करने लगा था। और इनका जो उदाहरण कौन सा है, IBM सिस्टम स्लेश 360 NCR 395 ब्रोथ B6500, इसका जो है आंसर रहेगा। कभी कभी उदाहरण को भी पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो क्या है, आईसी है, ठीक है, इंटीग्रेटेड चिप है। उसके बाद आता है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। तो चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर जो है 1975 से आगे का समय बताए हैं। आगे का मतलब है इसमें कोई डेट निर्धारित नहीं किया गया, बस आगे मतलब आगे है, यानी कि वर्तमान समय तक की बात है। इसमें जो है ULSAV का प्रयोग करने लगा। तो VLSLV मतलब क्या होता है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। उसी तरीके से ULSAI का क्या है, इसका है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रहेगा, ठीक है। और उच्च और तीव्र क्षमता वाले इनका भंडार था। निम्न भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच अनुकूलता, ताकि उपभोक्ता के किसी प्रकार एक विविधता के धंधा ना रहे। यानी कि कहने का मतलब है चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में ना अलग अलग जो हार्डवेयर है उसका विकास होने लगा। जैसे कि अलग अलग कंपनी है। IBM कौन सा है, एक कंपनी है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है, ठीक है। उसी तरीका से जैसे कि आजकल देखने को मिलता है, जैसे मॉनिटर ले रहे हैं, ठीक है। मॉनिटर में मिलता है फ्रंटेज का, मिलता है LG का, मिलता है या HP का मिलता है। तो बहुत सारे कंपनी हैं जो अलग-अलग मिलता है। तो इसी तरीके से जो हार्डवेयर का है उसमें एक ही कंपनी से बंधे ना हों, इसलिए अलग-अलग कंपनियों ने इसका विकास करना प्रारंभ किया। माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का इसका में आरंभ हो गया, छोटे-छोटे कंप्यूटर का। और इसका जो उपयोग है इलेक्ट्रॉनिक डाटा, जो फंड ट्रांसफ़र है और जो है व्यापारिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग होने लगा। IBM जो पीसी है XT, एपल II, इंटेल 4004 चिप का इसमें आविष्कार होने लगा। यहाँ पर देख सकते हो VLSI का है और ULSI का है। इसके बाद आता है पंचम पीढ़ी का। तो पंचम पीढ़ी का वर्तमान समय से आगे, यानी कि चतुर्थ पीढ़ी के बाद जो पंचम पीढ़ी का शुरुआत होता है अब के जनरेशन से प्रारंभ होता है, ठीक है। इसमें जो है ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण का उपयोग किया जाता था। इसमें इंटरनेट, ईमेल है, WWE है, इसका उपयोग होने लगा था। अलग-अलग जैसे कि सॉफ्टवेयर है, या जैसे कि इंटरनेट ब्राउज़र है, इंटरनेट सर्वर है, इनका उपयोग होने लगा। आकार में बहुत छोटे और तीव्र उपयोग में आसान प्लग और प्ले इंटरनेट के जैसे कि माध्यम से मल्टीमीडिया का उपयोग करने लगा था। जैसे कि इस पीढ़ी का उदाहरण कौन से है, IBM नोटबुक है, पेंटियम पीसी है, सुपर कंप्यूटर, AI का उपयोग होने लगा था, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से ऑप्टिकल डिस्क का है, मैंने बताया था यहाँ पर क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। तो अलग-अलग जैसे कि CD डिस्क का है, CD है या CD ड्राइव है। तो इस तरीके से जो ऑप्टिकल डिस्क है उसका उपयोग होने लगा, और इसमें जो क्षमता है अलग-अलग है, बहुत ही वृद्धि, छोटा-सा चीज़ है, लेकिन इसमें स्मृति का जो क्षमता है बहुत ही ज़्यादा हाई था। फिर आता है दोस्तों, ये तो था मैंने 3 जो 5 पीढ़ी बता दिया है। आज पाँचवीं पीढ़ी को देख लेना आप, बहुत अच्छा है, इसमें से बहुत कुछ समझते हैं। फिर आता है स्पेशल पर्पज़ और जनरल पर्पज़ के हिसाब से। कंप्यूटर 2 प्रकार के हैं, एक तो स्पेशल पर्पज़ के हिसाब से, एक है जनरल। जनरल मतलब स्पेशल मतलब क्या होते हैं, किसी एक निश्चित और विशेष तरह की कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे कि स्वचालित ट्रैफ़िक कंट्रोल करना, जैसे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर शहर में जाते हैं, ठीक है? तो उसमें ट्रैफिक सिस्टम लगाते हैं। पहले पुलिस का पहरा रहता था, लेकिन अब रहता नहीं वहाँ पर, ठीक है? तो ट्रैफिक के जो सिग्नल है ऑटोमेटिक ढंग से कंट्रोल होता है। स्वचालित एयरक्राफ्ट है, लैंडिंग है, इस तरीके से रहता है, ठीक है?
और एक है जनरल पर्पस है, ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते। अ, ये एक अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते तथा इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देशन परिवर्तन कर भिन्न-भिन्न कार्य संपादित किए जा सकते हैं। इनका उपयोग साधारण अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण तथा पूर्वानुमान से होता है, ठीक है? अब इसके बारे में देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर का वर्गीकरण है। कभी-कभी प्रश्न आता है कि कार्य पद्धति के आधार पे कितने कंप्यूटर हैं या आकार के आधार पे कितने कंप्यूटर हैं, तो कार्य पद्धति के आधार पर है 3 कंप्यूटर हैं। प्रश्न हमेशा पूछते हैं, ठीक है? एक तो है डिजिटल कंप्यूटर होता है, एक एनालॉग कंप्यूटर होता है और एक हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर, इसमें आंकड़े को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में दिखाया जाता है, जैसे कि 0 और 1 में निरूपित होता है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप घड़ी है, डिजिटल घड़ी है। जैसे कि आप लोग घड़ी पहनते हैं, ठीक है? उसमें नंबर चलते रहते हैं। वो काँटा वाला नहीं, सुई वाला नहीं, अपने को जो उसी के नंबर वाला चलता है, वही है, ठीक है? डिजिटल घड़ी, ये डिजिटल कंप्यूटर का उदाहरण है। उसके बाद आता है जो एनालॉग कंप्यूटर, तो इसमें जो विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। वोल्टमीटर और बैरोमीटर अत्यधिक एनालॉग यंत्र हैं। फिर आता है चौथा, यहाँ पर आता है तीसरा, हाइब्रिड कंप्यूटर। तो डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। डिजिटल और एनालॉग का मिश्रित रूप है हाइब्रिड कंप्यूटर। इसमें जो है इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, जिसमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर तथा डिजिटल से एनालॉग कंप्यूटर का उपयोग होता है। ये हो गया किसके आधार पर है? कार्य पद्धति के आधार पर। अब देखते हैं हम आकार के आधार पर। तो आकार के आधार पर पहला क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो है मशीनों की विशेष वृहद आंतरिक स्मृति क्षमता, जो संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर के और पेरिफेरल यंत्रों के वृहद रूप से जोड़ा जाता है। इनके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है, जैसे कि बैंकिंग कार्य है, अनुसंधान कार्य है, रक्षा है, अंतरिक्ष क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। मतलब ये क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर है। फिर आता है मिनी कंप्यूटर। ये आकार में मेन फ्रेम से काफ़ी छोटा होता है। इसकी संग्रहण क्षमता भी अधिक होती है और इस पर कई लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं, जैसे कि कंपनी है, यात्री आरक्षण है, अनुसंधान है, इत्यादि के लिए इसमें उपयोग किया जाता है। फिर आता है तीसरा, जो कि माइक्रो कंप्यूटर है। इसमें प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें आउटपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड होती है, ठीक है? और इसका जो उपयोग है व्यावसायिक तौर पर घरों में और मनोरंजन के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है चौथा, जो कि पर्सनल कंप्यूटर है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना पीसी। तो यह आकार में बहुत छोटा होता है। यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है। इस पर एक समय में एक ही प्रयोगता कार्य कर सकता है। इसमें इंटरनेट भी जोड़ा जा सकता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। दोस्तों, ये पर्सनल कंप्यूटर हर किसी के पास रहता है, वही पर्सनल कंप्यूटर है। फिर आता है लैपटॉप। तो यहाँ जो है आकार बहुत छोटा हो गया है, पीसी की तरह ही कार्य करता है, परंतु इसमें आकार बहुत छोटा आता है, ठीक है? इसमें इसे जो है कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी इसको ले जा सकते हैं और इसे जो बैटरी से चलता है और इसमें वाईफाई भी रहता है, ब्लूटूथ की सुविधा भी रहता है। तो ये क्या है? लैपटॉप का उदाहरण है, जो कि आप अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं भी ले जा सकते हो, इसे लेकर आप कहीं भी घूम सकते हो, ठीक है? उसके बाद आता है पाम टॉम। तो पाम टॉम क्या होता है? यह आकार बहुत ही छोटा है। इसे हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में भी किया जाता है। इसे पीडीए भी कहा जाता है। पाम टॉम मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, ठीक है? तो मोबाइल में जस्ट डबल मोबाइल यानी कि फ़ोल्ड कर सकते हैं, उस तरीके से रहता है। यही है पाम टॉम का उदाहरण। अगला है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रश्न इसमें से कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है? सुपर कंप्यूटर, इनका संग्रहण क्षमता और गति सबसे अधिक रहती है, ठीक है? अपनी पीढ़ी के दूसरे कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक तीव्र और इनमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है सुपर कंप्यूटर। तो यहाँ पर प्रश्न क्या आता है कि विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में क्रे वन, है ना? 1976 में क्रे वन था, जो कि रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित था। यह इतिहास के सबसे सफल सुपर कंप्यूटर में से एक था, ठीक है? उसके बाद भारत का आता है। तो विश्व ने तो 1976 में कर दिया था, लेकिन भारत में जो है प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सीडेक द्वारा कंप्यूटर 1991 में विकसित किया गया था। कब? 1991 में। सीडेक कंपनी की तरफ से, नाम क्या है? परम रहेगा। परम के नाम से इन्होंने प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था और इसका उपयोग है एनिमेटेड ग्राफिक्स है, परमाणु अनुसंधान है, इत्यादि कार्य के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको बताया है कंप्यूटर का जो पीढ़ी है। आप एक बार इसको अच्छे से देखना, क्योंकि ये पीढ़ी वाला क्वेश्चन हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। थ्योरी में पढ़ा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा
अच्छा क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक होमवर्क देता हूँ, तो इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर कमेंट करें। प्रश्न क्या है कि प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है, आपको बताना है कि प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत कौन सा कंप्यूटर का उपयोग या कौन सी चीज़ का उपयोग होता था, जैसे कि एनियाक है, मार्क वन है, परम है या मिनी है, और पांचवा ऑप्शन है एक और दो सही हैं। तो आपको बताना है इनमें से सही कौन सा है, ठीक है। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।